उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम भार्गव है। उत्तर प्रदेश के बांदा से ये कुंडली आई है और इन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं, जैसे मुझे व्यवसाय करना चाहिए या नौकरी। वैसे इनका मन जो है वो नौकरी करने से ज़्यादा व्यवसाय करने का है और पांडित्य का काम इन्हें बहुत अच्छा लगता है, कर्मकांड। इसके अतिरिक्त नौकरी अगर है तो कौन सी। दूसरे नंबर पे धन की स्थिति कैसी है, संतान और दाम्पत्य कैसा रहने वाला है, ये दोनों ही चीजें। आपकी कुंडली में लग्न बना है कुंभ राशि का, मतलब जो 11वें भाव की राशि है वो यहां बन गई, मतलब लाभ की राशि लग्न में बन गई। लग्न के पीछे केतु और आगे मंगल, मतलब पापकर्त्री भी लगा। और भाग्य भाव के अधिपति जन्म कुंडली में शुभ कर्त्री योग में है, पीछे चंद्रमा और आगे बुध, मतलब भाग्येश शुक्र 12 में बैठे हैं। इस वजह से देर से भाग्य का बल मिलेगा, लेकिन शुभ कर्त्री में है, इस वजह से वो जरूर ही अपना काम करेगा। हमें पेशेंस बढ़ा करके रखना चाहिए। लग्न में सूर्य और बुध बैठे हैं, जो पंचम और सप्तम के अधिपति, जहां व्यक्ति प्रेम विवाह को कई बार ज्यादा मायने देता है। द्वितीय भाव में पापक ग्रह का बैठना शुभ ग्रह की राशि में, जहां के अधिपति स्वयं मित्र के साथ परिवर्तन में, मतलब दोनों मित्रवत भी हैं और परिवर्तन योग भी बना रहे, जिसका सीधा सा और स्पष्ट उत्तर ये निकलेगा कि व्यक्ति जब तक नौकरी न करे या जब तक अपना खुद का काम न करे तब तक उसके जेब में धन बचते नहीं है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दशम स्थान के अधिपति देखिए द्वितीय भाव में और परिवर्तन भी कर रहे हैं मंगल गुरु के साथ। धन भाव में दशम भाव के अधिपति के जाने से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि व्यक्ति आसानी से धन कमा लेता है। पर चूंकि द्वितीय भाव में शुभ ग्रह की राशि बनी है गुरु की, और वहां पे मंगल जैसा पापग्रह बैठा है, जो कि इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते। इसका मतलब है कि मशक्कत, मेहनत और पराक्रम और विलंब, इन सब चीजों के समायोजन के साथ ही व्यक्ति के पास धन के आगमन के सोर्स बनेंगे। तीसरे नंबर पे चंद्रमा का 11वें भाव में बैठना और गुरु के परिवर्तन के साथ मंगल का बैठना, ये बहुत अच्छी बात। और गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे, जो कौन है आपकी कुंडली के लिए रोग भाव के अधिपति। रोग भाव के अधिपति जन्म कुंडली में 11वें भाव में बैठे, ये दारिद्र दोष पैदा करेंगे और संतति होने में विलंब या संतति को थोड़ा बीमार बनाएंगे। उसकी दूसरी वजह यहाँ सूर्य का राहु और केतु के संपर्क में होना, और संतति बुद्धिमान होगी क्योंकि शनि राहु केतु का प्रभाव यहाँ पे होगा, तो विलंब भी हो सकते हैं। वस्तुतः आपकी कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति का लग्न में बैठ करके वापस सप्तम को देखना रोजगार की संकेत और रोजगार के संकेत देते हैं। दशम भाव के अधिपति के साथ गुरु का परिवर्तन योग बनाना, भाग्य भाव के अधिपति शुक्र से गुरु का केंद्र में जाना और पंचम भाव के अधिपति का लग्न में जाना, ये सारी स्थितियां व्यक्ति को बुद्धि और अपने खुद के बुद्धि के बल पे, किसी दूसरे की बुद्धि से वो कभी भी इत्तेफाक रखेगा ही नहीं, मतलब उसकी खुद की बुद्धि के बल पे ही वो धन कमाएगा। लग्न में सूर्य और बुध बैंकिंग, फिनांस, मैनेजमेंट और उसके अतिरिक्त पांडित्य का कर्म करने का योगदान आपको आपके जीवन में दिलवा सकते हैं या फिर आप उसमें जा सकते हैं। तीसरे नंबर पे द्वितीय भाव में मंगल की जो स्थिति बन रही है वो आपके धन को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर वो परिवर्तन योग में नहीं होते तो ये स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती थी। आपकी कुंडली की आकृति जो बन रही है उसको देखिए, सारे ग्रह ऊपर बैठे हैं, ये ठीक नहीं होता। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ही घर में सारे ग्रह जब बैठ जाते हैं तो इसे पाश योग कहा जाता है, जिसका सीधा सा स्पष्ट व्यक्ति संतुलित नहीं है और उसके जीवन में उसको लगता है कि विलंब की स्थितियां बन रही हैं। हालांकि वो अपनी उम्र से कई बार बहुत ज्यादा ऊंचा सोचता है और बहुत आगे होता भी है। अनुभव उसके पास बहुत ज्यादा है क्योंकि गुरु से शुक्र केंद्र में है और मंगल जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में बैठ करके पंचम भाव को देख रहे हैं, जहां व्यक्ति को क्रिएटिव और उसके अंदर जो कल्पनाशीलता है वो बहुत ज्यादा आगे है। पंचम भाव पे चंद्रमा मंगल की स्थिति और बुध की राशि का बनना व्यक्ति के अंदर गुण और सद्गुण दोनों का विकास करेंगे। साथ ही साथ चंद्रमा से मंगल का केंद्र में जाना, गुरु से चंद्रमा का त्रिकोण में जाना, शुक्र से गुरु का केंद्र में जाना और चंद्रमा से मंगल का केंद्र में जाना, ये जो स्थितियां बन रही हैं ये जातक के जीवन को संतुलित करने के लिए काफी है। इसके अतिरिक्त भाग्य भाव के अधिपति के ऊपर राहु की दृष्टि भाग्य में अशुभ संकेत और खर्च की स्थिति और व्यय को दिखाने वाली, साथ ही साथ दूर जाने का संकेत पैदा कर रही है। आपको बहुत ज्यादा दूर
जाना नहीं चाहिए। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि दरअसल जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति का लग्न में बैठना और पंचम भाव के अधिपति के साथ बैठने से ये कई प्रकार से एक तरीके से बुद्धिमत्ता का योग तो बना ही रहे हैं, पर साथ ही साथ व्यक्ति को रोजगार परक योजनाओं का स्वामित्व व्यक्ति के पास मिल जाता है। मतलब वो कई तरीके से धन कमा सकता है, एक जगह से नहीं, क्योंकि चंद्रमा लाभ भाव में बैठे हैं जो निस्संदेह गुरु के द्वारा देखे जा रहे हैं और किसी भी पापग्रह का प्रभाव उस पर नहीं है। इसके अतिरिक्त मैं अब आपको आपकी कुंडली के पंचांग से मिला देता हूं। अब मैं आपको आपके पंचांग से आपको मिला देता हूं। वस्तुतः यही आपकी बेस बनती है जो कुंडली को आगे बढ़ाती है। फाल्गुन माह में जन्मे हैं, प्रेम आपके लिए बहुत ज्यादा मायने और महत्वपूर्ण है, रखता भी है। उत्तरायण में जन्मे होने से आपका आत्मबल और सूर्य की स्तुति और लक्ष्मी का संकेत, लक्ष्मी का वापस आना हर बार घूम करके आपके दरवाजे पे, ये बहुत बढ़िया है। वसंत ऋतु में जन्मे होने से घूम घूम करके आप दरवाजे पे फिर से जाते हैं प्रेम के। और कृष्ण पक्ष के एकादशी के चंद्रमा आपको आपके जीवन में प्राइवेट सेक्टर से काम करने के लिए मजबूर करेंगे और दूसरे नंबर पे खुद का काम करने का न्योता देंगे। मतलब आपको खुद का काम करना चाहिए और खुद का ही काम आपके लिए सही भी होगा। दरअसल वो दशम भाव के निकट होकर के गुजर रहे हैं चंद्रमा, इस वजह से ये बात और भी ज्यादा बनती है। हालांकि कृष्ण पक्ष के एकादशी के चंद्रमा पापक होते हैं, इस वजह से आपके जीवन में धन कभी भी सरकारी क्षेत्र से नहीं आएगा, प्राइवेट सेक्टर से और असंतुल। कोशिश करिए कि नौकरी हो जाए, नहीं तो जीवन भर इस समस्या से ग्रसित रहेंगे कि धन एक जैसा नहीं है। प्रयास पहले नौकरी का ही करना चाहिए। शिक्षकीय योग आपकी कुंडली में यहां भी लगा है, गुरु मंगल का परिवर्तन योग और गुरु के साथ शनि का बैठना। वस्तुतः धन के कारक गुरु होते हैं। मैं आपको फिर से वापस आपकी कुंडली पे लेके आता हूं। गुरु का शनि के साथ बैठना, नीच के ग्रह के साथ बैठ जाने से गुरु का प्रभाव कमजोर होगा, अंक कम मिलेंगे, पर बाबू रे कोशिश ये करो कि नौकरी मिले, क्योंकि वस्तुतः नहीं तो ये कृष्ण पक्ष के एकादशी के चंद्रमा का फलादेश ये होता है कि व्यक्ति जीवन भर अनियंत्रित आय से जूझता रहता है। मैं नहीं चाहता कि आपको इस परेशानी में डूबना पड़े। अगर कोशिश बने तो नौकरी के लिए पहले आपको प्रयास करना चाहिए, विशेषतः शिक्षकीय गुण या बैंकिंग सेक्टर की नौकरी। व्यतिपात वरियान योग ये बहुत अच्छा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र ये आपको सरकार से लाभ दिला सकते हैं, इस वजह से नौकरी के योग यहां बनेंगे। क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण आपके पास प्राबल्य है, आपके अंदर भुजाओं में ताकत है, क्योंकि आपकी कुंडली में मंगल बढ़िया बैठे हैं। 50% का कम से कम वो परिणाम देंगे, क्योंकि 20 डिग्री के बैठे हैं। क्लियर है यहां तक? नौमांस कुंडली में केंद्र खाली है, आपने पूछा था, और वस्तुतः यहाँ पे भी 2 5 8 11, यहाँ पे भी 2 5 8 11। इसका मतलब कि व्यक्ति का दाम्पत्य ठीक होगा कि नहीं। अगर इस सवाल का उत्तर देते हैं तो पंचम भाव में सूर्य और बुध का बैठना दाम्पत्य सुखद मिलता है, लेकिन शनि मंगल राहु केतु का भी प्रभाव होगा, क्योंकि वस्तुतः इस भाव के अधिपति जो गुरु हैं वो देखिए कहाँ जाकर के बैठे हैं, अष्टम भाव में, और मंगल का प्रभाव शुक्र को देख रहा है नीच की दृष्टि से। और शुक्र यहाँ के अधिपति जो चंद्रमा है वो वस्तुतः आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में बैठे हैं, पर गुरु से देखे जा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि नवम भाव के अधिपति पे गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का कम्युनिकेशन अच्छा होता है। पर आपको निसंदेह ये बात मान लेनी चाहिए कि कुंडली मिलाकर के ही विवाह करना होगा, क्योंकि चंद्रमा से चतुर्थ भाव में मंगल का चंद्र कुंडली से जातक को मांगलिक बना देना होता है। नौमांस कुंडली में चंद्रमा से द्वितीय भाव में मंगल का जाना ये आपको कई बार क्रूर पत्नी या कठोर, या फिर कई बार जब यहाँ पे आप देखेंगे तो एक सुंदर पत्नी का योग बन रहा है, क्योंकि शुक्र की राशि बनी है और यहाँ के अधिपति होकर के वो शुभ ग्रह की राशि में बैठे भी हैं, पर मंगल की दृष्टि पड़ जा रही है। और एकादशवें भाव में शनि राहु का प्रभाव और जन्म कुंडली में इस पे दृष्टि, यानी कि पंचम भाव पे 5 से 6 ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन वाले स्टेट में जाए। इसका मतलब होता है कि हमें बहुत ही सहूलियत के साथ, बहुत ही संजीदगी से और बहुत ही सावधानी से अपने दाम्पत्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है कि हमें कुंडली मिलाए बिना विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह की स्थिति आपकी कुंडली के आधार पर मकर लग्न की जातिकाएं और धनु लग्न की जातिकाएं, साथ ही साथ मेष लग्न की जातिकाएं और तुला लग्न की जातिकाएं आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त आपके लिए 9 अंक अच्छा रहे, शनिवार का दिन और शुक्रवार का दिन आपके लिए अच्छा रहे। आपके लिए धनिष्ठा, शतभिखा, मृगशीरा, रेवती, अश्विनी, भरणी, श्रवण, हस्त, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, इसके अतिरिक्त आपको तिथियों के साथ मेल भी कर लेना चाहिए। चतुर्दशी आपके लिए ठीक नहीं होगी। इसके अतिरिक्त आपको बताऊं, दशमांश कुंडली में सबसे पहले नौकरी का प्रयास पहले करिए, क्योंकि आपकी कुंडली इस चीज से आपको इस तरफ लेके जाना चाहती है कि आपकी जो आय हो वो अनियंत्रित हो। लेकिन मैं आपको ये आगाह करता हूं कि कम से कम ऐसी स्थिति जीवन में नहीं आए। आपको सबसे पहले प्रयास इस बात का करना चाहिए
इस बात के लिए करना चाहिए कि आपकी आय संतुलित हो, जहां पे आपको रेगुलराइज बेसिस पे 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख मिल करके बनता रहे। आपको पहले बंधी हुई आय प्राप्त करनी चाहिए, इस बात पे आपका ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में चंद्रमा आपके इनकम को इरेगुलराइज करेंगे, जहां कभी 10 रुपए पे नौबत आएगी, कभी 20 रुपए, कभी 50 रुपए, कभी बिल्कुल भी ना। तो ऐसी स्थिति ठीक नहीं होती, इस वजह से आपको उस पर ध्यान ज्यादा देना चाहिए। दशमांश कुंडली में यहां भी आपकी कुंडली में पांडित्य का कर्म दूसरे नंबर पे देखा जा रहा है। कर्म कांड आपकी कुंडली में ज्यादा लाभदायक होगा। तीसरे नंबर पे शनि का संबंध नीच का अगर नहीं होता तो मैं आपको ज्योतिष के क्षेत्र में आने के लिए बिल्कुल ही कह सकता था, लेकिन लग्न में सूर्य और बुध बैठे हैं, इस वजह से ज्योतिष का ज्ञान होता है। पर दूसरे नंबर पे आपकी कुंडली में चंद्रमा और शनि का संबंध नवम पंचम का है, ये थोड़ी सी कमजोरी में जाएंगे। अगर शनि का संबंध लग्नेश या लग्न से नीच का नहीं होता, या वापस वो लग्न को देख लेते, तो मैं वापस आपको फिर से कह सकता था कि नहीं, आपको जरूर ही ज्योतिष के क्षेत्र में आना चाहिए। परंतु ये जानकारी क्यों होती है, इसमें दिलचस्पी क्यों है, आपको इसमें इंटरेस्ट क्यों आता है, इसकी जागृति क्यों है? क्योंकि लग्न में सूर्य और बुध बैठे हैं और शनि के साथ गुरु का संबंध बन रहा है, इस वजह से। पर क्या ये उतनी स्थिति मजबूती वाली होगी? तो मैं कहता हूं कि आपकी कुंडली में बुध की स्थिति ठीक है, लग्न में बैठे हैं, वक्री हैं, वो ठीक होंगे, लेकिन पांडित्य का कर्म सबसे ज्यादा, कर्म कांड का जो ज्ञान है वो आपकी कुंडली के लिए ज्यादा श्रेष्ठ होगा, क्योंकि गुरु का संबंध जन्म कुंडली में चंद्रमा से बन रहा है, इस वजह से। दूसरे नंबर पे अगर आप बात करें तो पंचम भाव पे चंद्रमा का प्रभाव और मंगल का प्रभाव है। वाणी भाव में मंगल का बैठना बहुत बढ़िया होता है, धन भाव के लिए नहीं, वाणी के। ये इतनी सारी चीजें ज्योतिष के क्षेत्र में भी आपकी कुंडली अच्छी आगे बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे चंद्रमा का बैठना जन्म कुंडली में और शनि का उच्च का होना रिसर्च वगैरह का क्षेत्र और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी ये शनि आपके लिए कारगर हो सकते हैं। गुरु बुध सूर्य का यहाँ बैठना धार्मिक और धर्म से जुड़ करके कोई भी कार्य करना, समाज से जुड़ करके कोई भी काम करना, सामाजिक क्षेत्र में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना आपकी कुंडली में, और समाज को कुछ दे करके, जैसे गुरु जो होते हैं वो पांडित्य का कृत्य कराते हैं। गुरु उच्च के हुए बुध के साथ गुरु और बुध भगवान की पूजा आराधना और उनमें जाकर के उससे जुड़ करके अपने जीवन का यापन करना, ये आपकी कुंडली में दशमांश कुंडली में पंचम भाव से दिख रही हैं चीजें। इसका मतलब है कि ज्योतिष से भी ज्यादा आपकी कुंडली में कर्मकांड का क्षेत्र बढ़िया बनेगा, क्योंकि गुरु बुध के साथ अगर बैठे हों और गुरु बुध के साथ तृतीय एकादश में, गुरु बुध के साथ यहाँ पे एक साथ और यहाँ पे गुरु बुध के साथ एक दूसरे से केंद्र में और परिवर्तन के साथ, ये जब एक साथ बनेगा तो व्यक्ति आचार्य हो जाता है। मतलब वो वस्तुतः ऐसे कृत्य करवाता है जहां वो प्रधान होता है, मालिक होता है और अपनी गद्दी संभालता है। ये आपकी कुंडली में बन रही हैं चीजें। मंगल नवांश कुंडली में उच्च के हो रहे हैं, इस वजह से आपका कर्म क्षेत्र ठीक होगा। कोशिश पहले ये करिए कि आपकी नौकरी सरकारी शिक्षक की लग जाए या प्रोफेसर वगैरह की भी आपकी कुंडली में योग की स्थिति। अगर गुरु नीच के शनि के साथ नहीं बैठे होते तो ये स्थिति और भी ज्यादा अच्छी होती। इतनी सारी चीजें मैंने बताई। आपके पास अनुभव बहुत अच्छा है, आपके पास मोक्ष की गति बहुत अच्छी है, आपके पास जन्म कुंडली में दुश्मनों से लड़ने की ताकत बहुत अच्छी नहीं है, इस वजह से लड़िएगा मत। एक बात और कह देता हूं, धन का लेन देन आपसे होता नहीं है, आप मत करिएगा। अगर हो सके तो अपने आप को जितने में है उतने में ही अपना काम चलाने का प्रयास करिएगा। ऋण का लेन देन आपके लिए ठीक नहीं होगा। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में दोष लगा हुआ है दारिद्र का, ये ठीक नहीं होता। यहाँ के अधिपति नीच के शनि के साथ, ये ठीक नहीं होता। अष्टम भाव के अधिपति का लग्न में जाना कई बार व्यक्ति को दुर्बुद्धि से युक्त और गलत लोगों की संगति में, या कई बार व्यक्ति को जल्दबाजी में निर्णय लेकर के अपने ही पांव में जो है वो छुरी लगाने का काम कर देता है। इन सब चीजों से सावधान रहना चाहिए। षडबल की बात अगर करेंगे तो मंगल आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा बलवान, दूसरे नंबर पे बुध होंगे। अगर डिग्री की बात करूंगा तो ये दोनों इसके बाद सूर्य शतभिखा नक्षत्र 17 डिग्री, बहुत बढ़िया स्थिति, इसका मतलब वो परिणाम करेंगे। और चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस अवस्था में बैठे हैं 29 डिग्री के मृतप्राय, पर फिर भी मैं समझता हूं कि वो आपकी कुंडली के लिए रोगेश होकर के लाभ में बैठ करके दारिद्र दोष पैदा कर रहे हैं। गुरु की दृष्टि है, इस वजह से कई बार हो सकता है कि आपके संतान और आपकी पत्नी को वो बीमार बनाए, पर मृतप्राय है, इस वजह से वो इनकम को इरेगुलर करेंगे। तो आपको सबसे पहले उस पर ध्यान देने की बात होगी। मंगल आपकी कुंडली में 25% से ज्यादा 50% का परिणाम करेंगे और आपके करियर और आपके कम्युनिकेशन पे आपको लाभ दे सकते हैं। बुध आपकी कुंडली में वक्री भी हैं और अस्त भी होते हैं, इस वजह से आपको गणेश जी के आदित्य हृदय गणेश जी के अथर्वशीर्ष का पाठ और गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ प्रत्येक दिन जरूर एक एक बार करना चाहिए।
गुरु की स्थिति आपकी कुंडली के लिए 50% के साथ रहेगी, वो इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते। इस वजह से प्रत्येक दिन किसी मंदिर का जाना अवश्य ही जरूरी होगा, आवश्यक होगा। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में 50% का परिणाम करेंगे। आपकी कुंडली के लिए वो अच्छे होते हैं, सर्वाधिक योग कारक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं और उनकी स्थिति आपके माता के स्वास्थ्य को परेशान करने के लिए जानी जा सकती है, जहां माता को हमेशा कोई ना कोई दवाई चलती रहती है। इस वजह से इनके स्वास्थ्य को लेकर के आपको हमेशा ही सजग रहना चाहिए। शनि आपकी कुंडली में नीच के होकर के बैठे हैं, पर गुरु के साथ बैठे हैं, जो गुरु को प्रभावित कर रहे हैं, खुद को तो प्रभावित कर ही रहे हैं। इस वजह से आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। कम्युनिकेशन पे कई बार आप ड्रॉप कर जाते हैं और कई बार आप साहस में कमजोरी आपको दिख जाती है। इस वजह से मैं कहूंगा कि इस पे आपको काम करना चाहिए। राहु, केतु और शनि, ये तीनों ही आपकी कुंडली में जिस डिग्री पे बैठे हैं, जैसे शनि आपकी कुंडली में 18 डिग्री पे और विषम संख्या में, तो वृद्ध हो जाएंगे। राहु जन्म कुंडली में 9 डिग्री के सम संख्या में, तो वृद्ध हो जाएंगे और केतु भी वृद्ध है। इसका मतलब है कि हमें शनि, राहु, केतु की दशाओं में अपने आप को बहुत ज्यादा सावधान, सतर्क और बहुत ही ज्यादा संतुलित होकर के चाल चलने की आवश्यकता होगी। भवन वगैरह का सुख आपकी कुंडली में हमेशा ही मिल जाएगा। पैतृक सुख में आपकी कुंडली थोड़ी बहुत कमजोर है, इस वजह से उस पर काम करने की आवश्यकता होगी। लाभ आपके जीवन का जो भी चाहते हैं वो मिल जाएगा। व्यय आपकी कुंडली में है, पर उसे और भी ज्यादा संतुलित करने की आवश्यकता महसूस करता हूं। अब क्या बताऊं, आपकी कुंडली में अभी दशा चल रही है राहु की। 2039 तक लाजवर धारण करिए, गणेश जी के अथर्वशीर्ष का पाठ करिए और इसके अतिरिक्त सूर्य को अर्घ देना चाहिए। साथ ही साथ बिजली आई थी और चली भी गई। आपने देखा कैसे, अभी तुरंत 2 मिनट हुआ, 2 मिनट में बिजली आई और यूं गया। और ये जरा दे दीजिए मुझे, अब मैं ये कर लेता हूँ। आप लोगों को भी लगेगा कि पंडित जी क्या पागलपन कर रहे हैं, पर ये करना पड़ता है, बिहार सरकार है। आगे बढ़ता हूँ। मैंने शनि, राहु, केतु इन तीनों चीजों के बारे में आपको चर्चा कर रखी है। एक बात और बताता हूँ, जो स्थिति आपकी कुंडली में मैं दशमांश में देख रहा हूं, उसके बल पे मैं एक बात जो कहूंगा कि आपकी कुंडली में चंद्रमा जो द्वितीय सप्तम भाव में बैठे हैं और लग्न को देख रहे हैं, यहां से जो स्थिति बनी है उसके आधार पर पंचम भाव के वो अधिपति हो रहे हैं। और गौर करिए, पंचमेश का सप्तम भाव के अधिपति के साथ परिवर्तन में जाना, ये एक अद्भुत योग बनेगा जो व्यक्ति को व्यापारिक किस्म का बनाने के साथ साथ व्यक्ति को लाभ और हानि को लेकर के सशंकित रहने वाला भी बना देंगे। दूसरे नंबर पे जब आप गौर करेंगे तो गुरु, बुध और सूर्य का एक साथ यहाँ पे बैठना व्यक्ति को चिर परिचित और समाज के लिए कुछ देने वाला बना देंगे। ये बात मैंने पहले भी कह रखी है। अब आपको संपूर्ण बता देता हूं। संपूर्ण बताने में ऑपरेशन के योग आपकी कुंडली में है मंगल की दशा में। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में संतान का सुख बहुत बढ़िया है और संतति से लाभ भी है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में बुध आपके साथ हमेशा रहेंगे, मंगल आपके साथ हमेशा रहेंगे, गुरु आपको व्यापारी बना रहे हैं, सूर्य का प्रभाव कमजोर ना हो इस वजह से उसकी आराधना आवश्यक है, शनि आपको आलसी बना सकते हैं इस वजह से इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में पांडित्य का कृत्य आपके लिए सबसे ज्यादा लाभदायक हो सकता है और कर्मकांड के अच्छे आप विधाता बन सकते हैं। अगर हो सके तो इसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए या इसकी शिक्षा अगर कहीं से मिल जाए, अगर ना मिले तो मुझसे संपर्क करिएगा, मैं आपको रखा सकता हूं, है ऐसी व्यवस्था। क्या बताऊं, कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।